नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्ट्रा स्टडी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मैं शुभम परगाई आज आपके लिए लाया हूँ इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर सेकेंड। ये पार्ट सेकेंड है और इसका पार्ट वन आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। प्ले लिस्ट का नाम है इंडियन ज्योग्राफी। तो हम कल बात कर रहे थे बाउंड्री ऑफ इंडिया, इंडिया के पड़ोसी देश, जहाँ पर हमने लास्ट वक्त खत्म करा था बचपन एमबीए के साथ। यहाँ पर बचपन एमबीए के साथ चीजों को खत्म करा था। आज हम उसके बाद आगे देखें। बचपन एमबीए में देखा था बचपन से बांग्लादेश, चौ से चाइना, पौ से पाकिस्तान, नौ से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। और इसके बाद हम आज आगे चीजों को फर्दर देखेंगे। हम बात करेंगे आज इंडियन बाउंड्री की, यूनियन टेरिटरी की, एनसीआर और मैरीटाइम बाउंड्री की। आप देख रहे हैं लेक्चर सोम परगाई के साथ। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बात करते हैं, हमने इंडिया के पड़ोसी देश के बारे में जान लिया, कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश हैं। ठीक है, अब हम उसके आगे बात करेंगे कि जो हमारी इंडिया है उनकी सीमा का निर्धारण कैसे किया गया पड़ोसी देश के साथ। तो हम सबसे पहले पड़ोसी देश देखते हैं। म्यांमार है, तो ये है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, तिब्बत, चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तिब्बत हो गया, अफगानिस्तान हो गया सर, ये हो गया पाकिस्तान। तो अब हम इनके साथ बाउंड्री का निर्धारण करते हैं। हमारी जो सीमा रेखा है कैसे निर्धारित की गई है। जो भारत और चीन के बीच सीमा है उसको क्या कहते हैं, मैकमोहन लाइन। कहाँ से है ये, लद्दाख से शुरू होती है ये वाली लाइन। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, मैकमोहन लाइन। किसने करी थी ये, 1914 में हेनरी मैकमोहन ने शिमला समझौते में इसको करा था। इसे कहेंगे हम मैकमोहन लाइन। अब क्वेश्चन क्या आता है, सर मैकमोहन लाइन तो ये होगी, पर फिर भी हमारे चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट क्यों रहते हैं, क्योंकि इस लाइन को इंडियन गवर्नमेंट मानती है कि हमारी ये सीमा रेखा है, बट चाइना वाले इसको रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे साथ ज्यादा स्टैंड ऑफ रहता है इसके साथ। दूसरी लाइन की बात करेंगे, भारत और अफगानिस्तान के बीच में सॉरी, दूसरी लाइन की बात करते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच में, जिसे कहते हैं डूरंड लाइन, 1896। कौन सी लाइन, डूरंड लाइन, ये वाली लाइन। ये अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है। चलो इसका कलर चेंज करते हैं, इसको कहेंगे हम ये वाली जो, सॉरी, इसको कहेंगे हम डूरंड लाइन। ये वाली, ये है डूरंड लाइन। और ये पूरी डूरंड लाइन यहाँ किसके साथ भी सीमा से बाउंड्री साझा करेगी, मतलब बाउंड्री निर्धारित करेगी। ये है अफगानिस्तान, ये है पाकिस्तान। तो डोरन लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी सीमा का निर्धारण करती है, क्योंकि आजादी से पहले हमारे ये पाकिस्तान, ये पूरा पार्ट क्या था, इंडिया का पार्ट था। तो ये वाली लाइन जब निर्धारित की थी सर डोरन ने, तो ये यहाँ पे एक ही लाइन थी जो हमारे साथ अफगानिस्तान के साथ इंडिया का बॉर्डर को डिफाइन करती थी। जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ये लाइन किसके बीच में आ गई, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। और यहाँ पे 106 किलोमीटर की इंडिया के साथ भी होगी। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान के बीच में कब ये डोरन कमीशन किस किस एडमिनिस्ट्रेटर के कार्यकाल में बना था, सर लैंसडाउन के कार्यकाल में डोरन कमीशन की स्थापना की गई थी, जिसने डोरन लाइन को डिफाइन करा था। ठीक, और भारत और पाकिस्तान के बीच की बात करते हैं, भारत सबसे ज्यादा हमारे किसके साथ बॉर्डर में लड़ाई रहती है, खून बहता है किसके किसके में, पाकिस्तान के साथ। तो इस लाइन का नाम क्या है, रेड क्लिफ। हाँ, ये सिर्फ याद करने के लिए, ठीक है। रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। इस लाइन को हम क्या कहेंगे, रेड क्लिफ। जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था तो उस समय पाकिस्तान के क्या थे, दो पाकिस्तान थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये दो पाकिस्तान थे, ईस्ट वेस्ट। तो जब फिर पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान से एक क्या बना, बांग्लादेश। तो जो रेड क्लिफ लाइन है वो किस किस के बीच में होगी, अभी बांग्लादेश और इंडिया, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में भी, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में भी रेड क्लिफ लाइन है। और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कौन सी लाइन होगी, रेड क्लिफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम
तीन चीजें देखते हैं। भारत और चीन के बीच मैकमोहन लाइन, भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरन लाइन, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन, और भारत और बांग्लादेश के बीच में भी रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, और जो रेड क्लिफ लाइन थी 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। ये तो हमारी बाउंड्री की बात कर ली हमने कि हम किस किस लाइन द्वारा अपनी बाउंड्री को निर्धारित करते हैं। अब जो हमारी जो टोटल बाउंड्री है, कितनी बाउंड्री है, टोटल बाउंड्री ऑफ इंडिया कितनी है जो शेयर करते हैं, 22,716.6 किलोमीटर, 22,716.6 किलोमीटर। और लैंड बाउंड्री की बात करेंगे, जो मतलब लैंड से जुड़ी हुई बाउंड्री 15,200 किलोमीटर। और वाटर बाउंड्री की बात करते हैं, वाटर बाउंड्री है 7,516 किलोमीटर। टोटल है 22,000, टोटल बाउंड्री की बात करेंगे 22,716.6 किलोमीटर। ठीक है सर। लैंड बाउंड्री की बात करेंगे तो 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, ये आपको याद होनी चाहिए, 15,200 किलोमीटर। और वाटर बाउंड्री की बात करेंगे 7,516 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर, ये होगी वाटर बाउंड्री। अब वाटर बाउंड्री को हमने दो पार्टों में फिर डिवाइड करा। अगर हम कोस्टल बाउंड्री कहते हैं, कोस्टल में क्या आते हैं, ये वाली चीज आती है, सारी कोस्टल बाउंड्री होगी हमारी ये। ठीक है, ये कोस्टल बाउंड्री। कोस्टल बाउंड्री की बात करेंगे 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। और उसके आइसलैंड की बाउंड्री की बात करेंगे, आइसलैंड कौन है, ये वाले हो गए, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप। ठीक है, इनकी बात करेंगे कितने हैं, ये 1416 किलोमीटर, 1416.6 किलोमीटर। ठीक, ये होगी। अब देखते हैं हम कि कौन कौन से राज्य बाउंड्री को मतलब बाउंड्री शेयर करते हैं, वाटर बाउंड्री। कोस्टल बाउंड्री की बात करेंगे, यहाँ देखते हैं। सबसे पहले मैप में देखते हैं सर, अगर ज्योग्राफी पढ़ना है तो मैप की बात करते हैं। यहाँ ये कौन सा स्टेट है, यहाँ से शुरू होता है सी, ठीक, यहाँ तक ये पूरा सी, ये बांग्लादेश हो गया, यहाँ तक सी हो गया। ठीक, ये पूरा सी है, कौन सा सी है, वे ऑफ बंगाल हो गया, अरेबियन सी हो गया, लक्षद्वीप सी हो गया, पूरा कौन है, इंडियन ओशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ बात करते हैं, ये गुजरात हो गया सर, ये महाराष्ट्र हो गया, ये क्या हो गया, ये छोटा सा चिन्नू सा गोवा हो गया, ये क्या है, कर्नाटका, ये क्या है, केरला, ये क्या है, तमिलनाडु, ये एपी, आंध्र प्रदेश, ये क्या है, उड़ीसा, ये क्या है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये स्टेट हो गए। ये क्या है, जो हमारे साथ कोस्टल बाउंड्री शेयर करते हैं। और सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा कोस्टल बाउंड्री शेयर करता है गुजरात। गुजरात कितनी करता है, 1600 किलोमीटर। ये याद करने की चीज है, 1600 में गुजरात कितनी शेयर करता है, 1600 किलोमीटर की बात करेंगे गुजरात की। ठीक है, 1600 किलोमीटर गुजरात। सेकेंड नंबर पे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश क्या करता है, 947 किलोमीटर। पहले में गुजरात 1600 किलोमीटर, दूसरे में आंध्र प्रदेश 947 किलोमीटर। बस ये दो डाटा आपको याद रखना है, 1600 किलोमीटर गुजरात और 947 किलोमीटर, 947 किलोमीटर आंध्र प्रदेश। और फिर सबसे कम बात करेंगे, सबसे कम 160, सबसे कम बात करेंगे 157 किलोमीटर वेस्ट बंगाल, और फिर गोवा 160 किलोमीटर। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रखा है, इसको देख लीजिए। कितने स्टेट है जो कितने स्टेट है जो बाउंड्री को कोस्टल बाउंड्री शेयर करते हैं, 9 स्टेट हैं। सबसे ज्यादा गुजरात आपका 1600 किलोमीटर, और सबसे कम वेस्ट बंगाल 157 किलोमीटर, और उसके बाद 160 किलोमीटर गोवा। ठीक है, और जो यूनिट ये कितने स्टेट हैं कोस्टल शेयर करते हैं, 9 स्टेट कोस्टल बाउंड्री शेयर करते हैं। और 4 यूटी है, 4 यूटी है, 9 स्टेट 4 यूटी। अब यूटी में बात करते हैं कौन सी, दादर, दादर एंड नगर हवेली दमन एंड दीव यहाँ पे है। ठीक है, दादर दमन एंड दीव, ये दादर नगर हवेली दमन एंड दीव एक पूरा एक ही नाम है। लक्षद्वीप हो गया,
ये पौंडुचेरी हो गया। पौंडुचेरी कहाँ है? एक ये क्या है पूरा? ये पूरा तीन, तीन, ये एक, ये दो, और ये क्या पे? तीन। ये तीन मिलके, ये तीन एरिया मिलके, ये चार एरिया मिलके क्या बने थे? पौंडुचेरी। पौंडुचेरी हो गया। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये हो गया, और लक्षद्वीप ये हो गया। ये चार यूनियन टेरिटरी होगी, ठीक है। यहाँ तक सब चीजें क्लियर हैं? नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम रिप्लाई करेंगे आपको। अगला देखते हैं, कोस्टल बाउंड्री की बात होगी। अब हम बात करते हैं जो हमारे वाटर बाउंड्री है, कि हम जलीय सीमा को कैसे निर्धारित करते हैं, उसको हम कहेंगे भारत की समुद्री सीमा। तो इसे कहते हैं मैरीटाइम बाउंड्री ऑफ इंडिया। सर, मैरीटाइम बाउंड्री कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसके लिए एक लॉ आया था यूनाइटेड नेशन का 1982 में। 1982 किस में आया था? 1982 में लॉ आया था यूनाइटेड नेशन का, जिसे कहा गया अनक्लॉज। अनक्लॉज यूनाइटेड नेशन, हाँ 1982, सॉरी ये 1982 है। अनक्लॉज यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑन द लॉ ऑफ सी, इसकी फुल फॉर्म है। ये 1982 में टेबल किया गया था, ठीक है। इसके अंदर क्या करा है, जो हमारी समुद्री सीमा है उसको 5 जोन में डिवाइड कर दिया। सर, हम अपनी समुद्र की सीमा को कैसे डिवाइड करेंगे? इसको हमने 5 जोनों में डिवाइड करा। 5 जोन कौन कौन से हैं देख लेते हैं। इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल सी, कॉन्टिन्यूस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ईईजेड और हाई सी। ये यूनाइटेड नेशन के लॉ के अकॉर्डिंग 5 जोन में हमने वाटर सीमा, जलीय सीमा को निर्धारित कर दिया, जिसे हिंदी में कहते हैं इंटरनल वाटर को आंतरिक जल, टेरिटोरियल सी को प्रादेशिक सागर, और कॉन्टिन्यूस जोन को समीपवर्ती क्षेत्र, और विशेष इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन को विशेष आर्थिक क्षेत्र, और हाई सी को उच्च सी। मैं आपको प्रेफर करूंगा आप इसको इंग्लिश में ही याद करें, ठीक है, इंग्लिश में ज्यादा बेटर रहेगा। तो अगर हम इन चीजों की बात करते हैं कि जो ये बाउंड्री निर्धारित की गई है वो कहाँ से की गई है, एक चीज इसमें एक टर्मोलॉजी है, बेस लाइन। बेस लाइन क्या है? बेस लाइन देखते हैं पहले, फिर आगे समझेंगे। बेस लाइन क्या है? जैसे इंडिया है, इंडिया है सर, हम इंडिया का मैप ऐसे 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 देखते हैं, बट ये क्या है, जरूरी है ऐसे भी? कहीं पे ऐसा होगा, कहीं ऐसा होगा, कहीं उभरा हुआ होगा, ऐसे ऐसे होगा ये मैप ऐसे। ये पार्ट इंडिया का, पेनिनसुलर पेनिनसुलर इंडिया का। तो ये जो लाइनें हैं, जैसे ये पार्ट उभरा हुआ है, तो हमने यहाँ से एक लाइन दे दी, सर ये वाली लाइन हम इसको बेस लाइन, ठीक है। तो इस लाइन से जो अंदर चीजें हैं उसको हमने इंटरनल वाटर का, और जो भी समुद्री सीमा होगी उस इस बेस लाइन से हम निर्धारित करेंगे, ठीक है। जैसे अब ये है, सपोज ये किसी की लैंड बाउंड्री है, ठीक है, ये लैंड बाउंड्री है, उसके बाद यहाँ पे ओशन है, ठीक है। तो ये जो इन्हें लाइन दी, इसको बेस लाइन दिया, ठीक है। ये जैसे ये हो गया, कोई आइसलैंड आ गया, ये ऐसे। तो इसके जो अंदर वाटर होगा उसको हम इंटरनल वाटर कहेंगे, तो इसके बाहर आगे जोन को फर्दर डिवाइड किया गया है। तो कोई भी सीमा इसी बेस लाइन से हम मेजर करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर इंटरनल वाटर हो गया पहला। इंटरनल वाटर क्या होता है? जो हमारे जमीन के अंदर वेव्स, वेज हो गए, खाड़ी कहते हैं जिन्हें हिंदी में, पोर्ट्स हो गए, रिवर हो गया, लेक हो गया, ये सब हमारे इंटरनल वाटर में आती है। ये क्या होता है? कंट्रोल ऑफ द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट, मतलब जिस भी गवर्नमेंट के अंदर उसका पूरा अधिकार है सर, उसमें पूरा अधिकार, उसको कैसे भी यूटिलाइज कर सकते उस पानी को, ठीक है। नो, और किसी भी बाहरी शिप या उसके स्पेस में किसी भी बाहरी शिप की या प्लेन की अनुमति नहीं होती बिना परमिशन के, परमिशन लेने की पड़ेगी उस एरिया में आने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी क्या है? 12 नॉटिकल माइल। टेरिटोरियल सी को कहते हैं 12 नॉटिकल माइल। कहां से? बेस लाइन से। अब ये बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल को हमने क्या कहा? टेरिटोरियल सी, ठीक है। इसके अंदर क्या है? ऑल लॉ एक्टिवेटेड, सभी वो लॉ आते हैं जो हमारे भूमि के अंदर हम लैंड बाउंड्री पे आते हैं, वही लॉ यहाँ पे भी एक्टिवेट होते हैं। ज्यूरिडिक्शन होता है रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट का, और इनोसेंट पैसेज अलाउ होता है। मतलब अगर कोई मिलिट्री की शिप जा रही है, किसी देश की मिलिट्री की शिप जा रही है,
तो वो अपने सेंसर और वेपनरी को ऑफ करके इस एरिया से गुजर सकती है। इसे कहते हैं इनोसेंट पैसेज। तो इनोसेंट पैसेज अलाउ होता है अकॉर्डिंग टू अनक्लॉज। ठीक है, जो ये लॉ बना था यूनाइटेड नेशन का कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनोसेंट पैसेज पास है। बट कुछ रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट है इनको मॉडिफाई करती हैं अपने रिस्पेक्टिव पार्लियामेंट में। ठीक है, तो ये हो गया इनोसेंट। अब उसके बाद आता है कॉन्टिन्यूस जोन। कॉन्टिन्यूस जोन क्या होता है? बेस लाइन से, सर ये चीज याद रखा, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल। अगर वैसे ही कॉन्टिन्यूस जोन की बात करेंगे तो क्या होगा? वो वैसे कॉन्टिन्यूस जोन की बात करेंगे तो 12 नॉटिकल माइल का है। मतलब बेस लाइन से बात, यहाँ से कॉन्टिन्यूस जोन कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ से हो रहा है, तो यहाँ से आता है 12 नॉटिकल माइल। अगर बेस लाइन से बात करेंगे तो 24 नॉटिकल माइल। ठीक है, ये चीजें थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा। 12 बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल, ये हो गया। तो इसमें क्या होता है? कस्टम लग सकता है, टैक्सेशन, ये सब चीजें, पॉल्यूशन का टैक्स ले सकते हैं, ये सब चीजें इसके अंदर अलाउ होती हैं। हम शिप को रोक के उसमें इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ से जा रहे हो, क्या है, सब चीजें कर सकते हैं। और इनोसेंट पैसेज यहाँ भी अलाउ होता है, पर वेपनरी ऑन करके कोई शिप नहीं जा सकती, पर वेपनरी ऑफ करके कोई भी शिप यहाँ से गुजर सकती है किसी भी स्टेट की विदाउट परमिशन। ठीक है, सॉरी, किसी भी कंट्री की विदाउट परमिशन से कोई भी शिप गुजर सकती है। अगर मिलिट्री शिप है तो उसको अपने वेपनरी को ऑफ करना पड़ेगा। और यहाँ पे एयर स्पेस भी इंटरनेशनल होता है, कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, वही सीन आ जाता है इनोसेंट पैसेज का। और उसके बाद आता है द इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन, EEZ। ये क्या होता है कि हम अपने समुद्री रिसोर्स का वेल यूटिलाइज कर सकें, इसके लिए ये जोन हमें दिया गया है कि हम यहाँ पे अपने रिसोर्स को यूज करते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, और यहाँ पे जो भी चीजें हैं उनको माइन कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन। यहाँ पे हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज की परमिशन होती है, और यहाँ पे कोई सी भी सिर्फ गुजर सकती है विदाउट इनोसेंट पैसेज के। ठीक है, और ये क्या होता है? बेस लाइन टू 200 नॉटिकल माइल, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल। और वैसे बात करेंगे तो 200 माइनस 24, तो 200 माइनस 24 आएगा 176। क्या होगा? 176। तो वैसे इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन 176 नॉटिकल माइल, और बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें यहाँ तक समझ में आई होंगी। अब थोड़ा इस मैप से और क्लियर करते हैं। ये है बेस लाइन, बेस लाइन से अंदर हो गया इंटरनल वाटर, नेशनल एयर स्पेस, मतलब जो हमारे गवर्नमेंट के अधीन है, जो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट है उसके लॉ के अकॉर्डिंग चलेगा यहाँ पे एयर स्पेस। ठीक, कहाँ तक? इंटरनल वाटर में भी और टेरिटोरियल सी में भी। हमारे बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक हमारा अधिकार रहेगा। उसके बाद जब बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल यहाँ तक, मतलब टेरिटोरियल सी से आगे 12 नॉटिकल माइल को कॉन्टिन्यूस जोन कहेंगे, जहां पे क्या होगा? इंटरनेशनल एयर स्पेस रहेगा सर। और अब बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल की बात करेंगे तो वहां तक, वहां क्या है? उसे कहते हैं इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन, जहां पे भी इंटरनेशनल एयर स्पेस होगा। यहाँ पे इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी दी गई जिससे हम अपनी इकोनॉमी को सुधार सके, रिसर्च कर सकते हैं, ये सब चीजों के लिए परमिशन दी जाती है। और हाई सी क्या होता है? हाई सी सर सबका होता है, इंटरनेशनल सी होता है। ठीक है, ये हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है। अब यूनियन टेरिटरी क्या है? यूनियन की टेरिटरी मतलब यूनियन का प्रदेश। ठीक है, यूनियन केंद्र द्वारा शासित प्रदेश, मतलब इसकी हिंदी बिल्कुल क्या कहते हो? संधि विच्छेद कहते हैं। मतलब इसको पूरा खोल के पढ़ा जाए, इसको के केंद्र द्वारा शासित प्रदेश। यूनियन टेरिटरी को एक शब्द में समझ जा सकता है, केंद्र द्वारा शासित प्रदेश। जब इंडिया आजाद हुआ था उस समय हमारे पास कोई यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट नहीं था, बट जैसे जैसे चीजें जरूरत पड़ती है वैसे वैसे हम आगे चीजों को बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट होते रहता है जरूरत के साथ।
क्या है फिर, हमें कुछ ऐसा हुआ कि कोई हमारे जो इंडिया है ये है इंडिया, अब कोई चीज़ यहाँ, कोई 4 आइसलैंड यहाँ हो गए, कुछ एरिया हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है, और कुछ ऐसे एरिया हो गए कि भाई सर जहाँ पे कल्चर बिल्कुल डिफरेंस है, लोग बिल्कुल अलग व्यवहार के हैं, अलग तरीके के हैं उनके पास, ठीक है, लैंग्वेज अलग है, सब कुछ उनका अलग है, रिलीजन अलग है। और कुछ ऐसा है कि कॉन्ट्रोवर्शियल एरिया हो गया कि जहाँ पे हम भाई बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल, तो हमने उनको कंट्रोल करने के लिए क्या करा कि ये अगर हम वहाँ पे रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट बना रहे हैं तो क्या है, गवर्नमेंट में दिक्कत आएगी भाई, रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट, पॉपुलेशन कम है, एरिया कम है, तो इसलिए हमने उसको क्या करा, अपने यूनियन की जो स्टेट है हमारे जो मतलब सेंटर है, सेंटर को उससे गवर्न करा, सेंटर का कंट्रोल रहेगा उस पर। तो उसके बाद ये क्या है, जब ये एक डेवलपमेंट हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1956 में, इंडिया को, इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको दो पार्टों में डिवाइड करा कि अगर ये इंडिया है, इसमें एक स्टेट होगा, एक होगा यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तब आया यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट, जिसको स्टेट को रिस्पेक्टिव स्टेट की गवर्नमेंट चलाएगी और यूनियन टेरिटरी को स्टेट चलाएगा, सेंटर चलाएगा, ठीक है, ये बात आई। और इसमें क्या है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो इन स्टेट में एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को नमोनित करते हैं, मतलब अपॉइंटमेंट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर और लेफ्टिनेंट गवर्नर का। लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ होते हैं, जहां क्या होती है, विधानसभा होती है, उस यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जहां पे हमारी विधानसभा नहीं होती। हम आगे देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे विधानसभा है, कहाँ कहाँ पे नहीं है। तो केंद्र शासित प्रदेश क्या है, भारत के प्रशासनिक विभाजन है, एडमिनिस्ट्रेटिव विभाजन है। भारत के उन राज्यों के भी अपने, मतलब भारत के जो राज्य हैं उनकी अपनी सरकार होती है। इसके विपरीत केंद्र शासित प्रदेश एक फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरल मतलब पार्शियली चीजें हैं भाई, किसी में तो डायरेक्ट पूरा सेंटर का कंट्रोल, पर कहाँ पे, कहीं पर फेडरल है, जहाँ पे विधानसभा है वहां पे फेडरल है, कुछ कुछ चीजें दिल्ली, कुछ कुछ चीजें सेंटर के हाथ में आती है, कुछ कुछ वहां के रिस्पेक्टिव रिस्पेक्टिव किसके, जो हमने वहां पे विधानसभा बनी उसके आती है। तो जैसे दिल्ली है, दिल्ली में क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पे क्या आता है, जो लॉ लॉ एंड कानून है वो किसके अंदर आते हैं, हमारे सेंटर के अंदर। और कोई भी चीज परमिशन लेनी है, कोई भी बिल बनाना है, तो वो एलजी के द्वारा अप्रूव होना चाहिए। तो इसमें फेडरल चीजें चलती हैं, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश 1956 में आया था। और राज्यसभा कौन कौन से, राज्यसभा किस किस की यूनियन टेरिटरी के पास है, दिल्ली के पास अपनी राज्यसभा है, अरविंद केजरीवाल जी है। जम्मू एंड कश्मीर के पास है, एंड पौंडुचेरी के पास है, ठीक है। इनके पास अपनी क्या है, राज्यसभा है। ये तो हम यूनियन टेरिटरी की बात करें। हम देखते हैं नीड क्यों पड़ी, मैंने बस सर बताया कि ज्योग्राफिकल कारण है, क्या है, अब कोई एरिया से बहुत दूर है हमारे, वहां पे एक स्टेट नहीं कर सकते, पड़ोसी राज्य नहीं बना सकते, छोटा सा एरिया है, तो ज्योग्राफिकल रीजन हो गए। कल्चरल रीजन हो गया, किसी का अपना अलग कल्चर है, जैसे दमन एंड दीव, नागर एंड हवेली हो गया, इनका अपना कल्चर है, ठीक है। पौंडुचेरी हो गया, यहाँ पे बहुत समय तक किसका रास्ता है, यूरोपियन का रास्ता, तो इनका कल्चर अलग हो गया इंडिया से। और एरिया भी छोटा छोटा है, तो इसको डायरेक्टली एक स्टेट का नाम न देते हुए हमने क्या करा, सेंटर द्वारा गवर्न कर दिए, ठीक है। राजनीतिक कारण, एडमिनिस्ट्रेटिव कारण, जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग दिल्ली का एरिया हो गया, हमारी कैपिटल एरिया हो गया, जो एक क्रिटिकल एरिया है भाई, जहाँ पर हमें बहुत हाई सिक्योरिटी चाहिए, सब कुछ कंट्रोल, वेल कंट्रोल में चाहिए, हमने उसको क्या सेंटर के हाथ में दे दिया कि वेल कंट्रोल के लिए, ठीक है। अब देखते हैं, अब हम बात करते हैं हमारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं। तो अभी एट प्रेजेंट 25 ऑफ अक्टूबर की बात करेंगे, तो 2021 की बात करेंगे, हमारे पास कितने हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, 28 स्टेट है। स्टेट की बात हम आगे करते हैं, आज हम बात करेंगे सिर्फ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया की। तो हम देखते हैं कहाँ कहाँ हमारी यूनियन टेरिटरी लोकेटेड है। पहली तो है सर दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये क्या है, ये पूरा एक नाम है, पहले ये दो अलग अलग थी, बट अभी 20 फरवरी 2020 को ये एक कर दी गई। इसकी लोकेशन देखते कहाँ है, ये है दादर एंड नगर हवेली, ये गुजरात
में है। कहाँ है? गुजरात की एक एरिया है यहाँ पे, और ये दादर एंड नगर हवेली ये यूनियन टेरिटरी यहाँ पे है। स्थापना हुई थी 20 फरवरी 2020 में। उसके बाद एक उसके बाद है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ये है यहाँ पे, हो गया लक्षद्वीप। आगे देखते हैं। और फिर क्या है? पौंडुचेरी। पौंडुचेरी क्या है? एक पौंडुचेरी हो गया। माहे। माहे कहाँ है? ये माहे पौंडुचेरी केरला में। करिकाल पौंडुचेरी, यमन पौंडुचेरी, ये पूरा चार भाग, 1 2 3 4, ये चार एरिया मिला के क्या बना यहाँ पे? ये पूरा एरिया बन गया पौंडुचेरी। माहे हो गया ये। माहे कहाँ है? केरला में। माहे केरला में है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माहे पौंडुचेरी कहाँ है? केरला में है। करिकाल हो गया तमिलनाडु में, और पौंडुचेरी हो गया तमिलनाडु में, और यमन हो गया आंध्र प्रदेश में। ये पूरा मिल ये पूरा मिलाकर एक पूरे चार भाग मिलाकर 1 2 3 ये चार मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बन गई, जिसको कह दिया हमने यहाँ कल्चर सेम वर्ड, इस यहाँ कल्चरल रीजन हुआ, सेम कल्चर हो गया, तो ये चार मिला के हमने एमन पौंडुचेरी का नाम दिया। उसके बाद बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये हो गया, एक ये हो गया, ये फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है, और ये लक्षद्वीप स्मॉलेस्ट है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फिर दिल्ली। दिल्ली का ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पूरा, ये एनसीआर का मैप है, और ये बीच में छोटी सी दिल्ली है एनसीटी। ये दिल्ली हो गया, ये दिल्ली हो गया। ठीक है, और चंडीगढ़। चंडीगढ़ हो गया ये वाला पार्ट, ये चंडीगढ़ हो गया, पंजाब और हरियाणा के बीच में चंडीगढ़। ठीक, ये लद्दाख हो गया, और ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और कमेंट करना बहुत जरूरी है अगर कोई डाउट हो तो। अब हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरी की, बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली। दिल्ली में बहुत कंफ्यूजन है सर। दिल्ली क्या है, न्यू दिल्ली क्या है, एनसीटी क्या है, एनसीआर क्या है, टर्मिनोलॉजी है। बेसिकली जब बिगनर होते हैं हम लोग, तो ये चीजें एक कॉमन डाउट होता है। ठीक है, तो इनको क्लियर कर देते हैं। एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ये है दिल्ली, ये है दिल्ली। नेशनल कैपिटल टेरिटरी को कहते हैं दिल्ली। ठीक है, एनसीआर क्या है? एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन है। इसको आगे देखते हैं, ये तो आप फुल फॉर्म देख लीजिए। और दिल्ली क्या है? दिल्ली है नेशनल कैपिटल टेरिटरी, और न्यू दिल्ली है, दिल्ली में एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी मतलब दिल्ली का ही पूरा नाम क्या है? एनसीटी। एनसीटी दिल्ली, इसको ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, एनसीटी दिल्ली, ये हो गया एनसीटी दिल्ली। और न्यू दिल्ली इसमें एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट है। और नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, हमने क्या करा कि हमने जो ये हमारी दिल्ली है, ये दिल्ली है, दिल्ली के आसपास जो भी स्टेट पड़ते हैं, हमने वहां का कुछ कुछ जिले ले लिया, और हमने एक एरिया बना दिया। हमने कहा ये एनसीआर रीजन है, हम यहाँ पे वेल प्लानिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वेल प्लानिंग, वेल डेवलपमेंट के लिए हमने दिल्ली अपने कैपिटल के आसपास का एरिया बना दिया, जिसको हमने एनसीआर बोला। तो ये कब आया? एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन इज द यूनिक एग्जाम्पल ऑफ इंटर स्टेट रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट फॉर द रीजन। ठीक है, क्या बोल रहा है ये कि इंटर स्टेट यूनिक एग्जाम्पल है, इंटर स्टेट के प्लानिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमने इसकी प्लानिंग करी है। ठीक है, ये चीजें हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं? जो इसका एरिया है टोटल ये है। ठीक है, ये फैक्ट है, आप याद करना चाहे कर लें, नहीं तो इतनी जरूरत तो है नहीं इनकी। तो इसके अंदर कौन कौन से स्टेट आए? हरियाणा आया, उत्तर प्रदेश आया, राजस्थान आया, और पूरी दिल्ली तो होगी। तो हरियाणा के 13 डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश के 8, और राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट, ये पूरा एरिया मिला के एनसीआर बना है। ठीक है, अब ये देखते हैं। अब इसको जो एनसीआर की प्लानिंग है, प्लानिंग करना है कि इसके डेवलपमेंट की, भाई ये कोई स्टेट, अलग स्टेट तो है नहीं, तो एक छोटे से रीजन को मिला के हमने एक एरिया बना रखा है, एक मतलब अलग अलग स्टेटों को मिला के एक एरिया बना रखा है। तो इसकी प्लानिंग के लिए हमने क्या करा? एक प्लानिंग बोर्ड बनाया, जिसको क्या बोला? एनसीआरपीसी, नेशनल कैपिटल रीजनिंग प्लानिंग बोर्ड, इसको ये बोला। इसके अंदर क्या आते हैं? पूरे दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट आते हैं 11, और 24 डिस्ट्रिक्ट हो गए। और जो
शामली जो लास्ट डिस्ट्रिक्ट ऐड हुआ है वो कौन सा है? शामली उत्तर प्रदेश का इसमें लास्ट डिस्ट्रिक्ट ऐड किया गया है। अभी एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन का मैप देखते हैं। तो ये हो गया हरियाणा, ये हो गया उत्तर प्रदेश, ये हो गया राजस्थान और ये पूरी दिल्ली होगी। ये सब मिला के एक एनसीआर का एरिया मिला है वेल प्लानिंग के लिए। तो दिल्ली क्या ये है? न्यू दिल्ली। दिल्ली में एक स्टेट है, दिल्ली में एक डिस्ट्रिक्ट है न्यू दिल्ली। अब क्या है कि एट प्रेजेंट अभी की बात करते हैं हम। जब अभी एक बिल टेबल हुआ है, क्या हुआ है, अप्रूव तो हो गया कि सर जो ये दिल्ली का एरिया है, हमारे जो प्लानिंग बोर्ड है उसने कहा सर दिल्ली का एरिया बहुत बड़ा हो गया, इसकी हमें वेल प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, बहुत चीज़ें हमें रिसोर्सेज की कमी पड़ी। तो इसके लिए हमने क्या करा है, एक बिल आया है। उससे बिल में क्या है कि जो दिल्ली का राजघाट है वहां से 100 किलोमीटर, वहां से 100 किलोमीटर का जो एरिया है उसको हम एनसीआर कहेंगे। अभी अपडेट होगा और फ्यूचर में क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहें। एनसीआर में बदलाव आने वाला है, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हुई होंगी। चलो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है हमारा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बात करते हैं। इसमें क्या है, कितने अंडमान है? 4 अंडमान है। 4 अंडमान हो गए, मतलब 4 द्वीप अंडमान के हो गए और 3 निकोबार हो गए। तो इनको नाम देखते हैं। ऊपर वाले को हमने नॉर्थ बोल दिया, फिर मिडिल और फिर लोअर। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, फिर लिटिल अंडमान, ठीक है। और यहाँ पे फिर निकोबार, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। और फिर हमने लिटिल को छोड़ दिया, ऊपर के इन तीनों को फर्दर डिवाइड करा। क्या करा? फर्दर। ऊपर वाले को बोल दिया नॉर्थ, ये मिडिल और ये साउथ, ठीक है। और यहाँ तक कोई दिक्कत? जो हमारी राजधानी है अंडमान निकोबार की, क्या है? पोर्ट ब्लेयर। वो कहाँ है? लोअर अंडमान में, या इसको साउथ अंडमान में, इसको पोर्ट ब्लेयर। और डेक्कन पैसेज, ये मीन बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है जो याद करने के लिए है। डेक्कन पैसेज कहाँ है? डेक्कन पैसेज अगर लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा है? डेक्कन पैसेज। अब आप इस मैप को याद रखेंगे, इस मैप को याद रखेंगे, इस मैप को याद रखेंगे पूरा, तो इसमें आप कभी कंफ्यूजन होंगे। ऊपर के 3 के बाद हमारा डेक्कन पैसेज आता है, तो ऊपर के 3 में नॉर्थ, मिडिल, लोअर, या नॉर्थ, मिडिल या साउथ, ठीक है। उसके बाद लिटिल, तो लिटिल और लोअर या लिटिल और साउथ अंडमान के बीच में क्या है? डेक्कन पैसेज है, ठीक। ये हो गया डेक्कन पैसेज सर आप। और उसके बाद एक ड्रॉप करके फिर आते हैं लिटिल पे। लिटिल के नीचे क्या है? लिटिल 4 हो गए, नॉर्थ, नॉर्थ, मिडिल, लोअर, लिटिल। 4 हो गए, 4 अंडमान खत्म हुए। फिर निकोबार। तो अंडमान जैसे ही खत्म होता है उसके बाद एक चैनल आता है, उसे कहते हैं हम 10 डिग्री चैनल। उसके बाद कार निकोबार। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में क्या है? 10 डिग्री चैनल, ठीक है। सॉरी, 10 डिग्री चैनल। फिर कार निकोबार के नीचे क्या आएगा? 8 डिग्री चैनल। कार निकोबार के बाद कौन सा निकोबार आता है? लिटिल। तो कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल, ठीक। ये चीजें याद रखिएगा। तो क्या क्या चीजें याद रखनी है सर? 1, 2, 3 तो ठीक है। नॉर्थ, मिडिल, लोअर, फिर एक है, फिर एक चैनल आ रहा है, एक पैसेज आ रहा है, फिर एक आ रहा है, तो ये डेक्कन पैसेज है। और फिर ये लिटिल हो गया। नॉर्थ, मिडिल, लोअर, पैसेज, फिर लिटिल, फिर एक चैनल, फिर कार, फिर एक चैनल, फिर लिटिल, फिर ग्रेट। ये हो गया। ये चीजें बहुत पूछी जाती हैं। अब हम चैनल की बात करेंगे। चैनल क्या होता है? दो लैंड एरिया के बीच में, कोई वाटर बॉडी होती है, वाटर का एरिया, उसको हम कहते हैं, मतलब दो लैंड एरिया को अलग करने वाली एक वाटर बॉडी को चैनल कहते हैं, ठीक है। अब और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है? सैडल पीक। सैडल पीक का है नॉर्थ अंडमान में। सैडल पीक की ऊंचाई 703 मीटर, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार की सैडल पीक 703 मीटर। और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट थूलियट, ठीक है। कहाँ है वो? ग्रेट निकोबार में है। और यहाँ पे ही क्या है? इंडिया का सबसे
साउथ मोस्ट पॉइंट जिसे क्या कहते हैं, पार्सल पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसके आगे हम बात करेंगे अभी। ठीक है, अगर हम बैरन आइलैंड, बैरन क्या है, अंडमान निकोबार में क्या है, कुछ तो ऐसे द्वीप हैं जहाँ पे लाइफ है, कुछ ऐसे हैं जहाँ पे लाइफ नहीं है। तो बैरन आइलैंड का है जहाँ पे लाइफ नहीं है। अब हम जहाँ पे हम वहीं की बात करेंगे जहाँ पे हमारी लाइफ है। ठीक है, ये वाले एरिया जहाँ पे लाइफ नहीं है वहाँ की बात। अगर बैरन आइलैंड देखते हैं, यहाँ पे है, ये लोकेशन है बैरन आइलैंड की, यहाँ पे लाइफ नहीं है। ये एक्टिव बैरन बैरन ज्वालामुखी क्या है, एक सबसे एक्टिव ज्वालामुखी है भारत का। ठीक है, अब ये मैप देख लेते हैं। ये तो हमने आपको समझा दिया गया है। यहाँ देखते हैं, ये है सर अंडमान निकोबार। ठीक है, कहाँ पे है, अगर हम इसको मैप में ऐसे करेंगे, ये हो गया अंडमान निकोबार, बे ऑफ बंगाल के साउथ साइड में है। ठीक है, यहाँ पे जो म्यांमार किस किस का मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करता है। अब मैरीटाइम बाउंड्री जैसे सपोज अंडमान और निकोबार द्वीप के समूह के साथ, अब यहाँ से 200 नॉटिकल माइल अगर ये दूरी पूरी कंप्लीट हो जाती है 200 नॉटिकल माइल, तो सर यहाँ तो दिक्कत है। अब ये म्यांमार कहेगा हम यहाँ तक आएंगे, ये कहेगा यहाँ तक आएंगे। तो इस चीज को किस चीज द्वारा क्लियरिफाई करा जाता है, इसको क्या कहते हैं कि अंडमान निकोबार से एक मिड पॉइंट, यहाँ से एक मिड पॉइंट ले लेंगे, एक यहाँ से मिड पॉइंट, तो ये मिड पॉइंट तक हमारे इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन होगा। ठीक है, मैरीटाइम बाउंड्री का ये तो होगी मैरीटाइम बाउंड्री की बात। अब देखते हैं मैरीटाइम बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है। ये म्यांमार हो गया, यहाँ पर थाईलैंड हो गया, ये वाला पार्ट, ये हो गया इंडोनेशिया। जो म्यांमार के पास यहाँ पे कोको आइलैंड है, कोको आइलैंड है, तो यहाँ पे क्या है, कोको चैनल। कोको चैनल किस किस के बीच में है, अंडमान निकोबार और म्यांमार के बीच में कोको चैनल है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसे याद कर लीजिएगा। और ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल कहाँ कहाँ है, इंडोनेशिया और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार, और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच में कौन सा चैनल है, ग्रेट चैनल। ठीक है, ये दो चीजें होगी। सॉरी, आगे देखते हैं अंडमान निकोबार। अब देख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, जिसमें इतने द्वीप हैं, 572 द्वीप हैं, जिसमें 38 आबाद द्वीप हैं, मतलब जहां पे लाइफ है और बाकी में लाइफ नहीं है। अंडमान सागर, ठीक है, और बंगाली खाड़ी के जंक्शन में है अंडमान सी, आपको दिखा है ये है अंडमान सागर, अंडमान सी, और ये है बंगाली खाड़ी, इसके एक जंक्शन में है, मतलब मिलान जंक्शन, मतलब मिलान पॉइंट में है अंडमान निकोबार। राजधानी पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर भी आपको बताई थी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर लोअर अंडमान में, कहाँ है, लोअर अंडमान में। ठीक, जिले 3 है, लोकसभा सीट 1 है। 10 डिग्री चैनल आपको दिखाई दिया था, 10 डिग्री चैनल कहाँ है, लिटिल अंडमान द्वीप समूह, लिटिल अंडमान और निकोबार द्वीप, निकोबार द्वीप समूह ही यहाँ पे होगा, कार निकोबार। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल कहाँ है, ये रहा 10 डिग्री चैनल, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। और अभी इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, 10 डिग्री चैनल ऑप्शन हो सकता है, अंडमान और निकोबार को भी अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत। चैनल क्या होता है, चैनल दो लैंडों के बीच विपरीत स्टेट या जलमार्गो, मतलब दो लैंडों के बीच में अगर दो लैंड को जो कोई चीज पानी की वाटर बॉडी अलग कर रही है उसे हम चैनल कहेंगे। ठीक, काठी पीक, काठी पीक मतलब सैंडल पीक, हिंदी काठी पीक, सैंडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, आपको बता दिया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एकमात्र नदी कलपोंग रिवर कहाँ से निकलती है, यहीं से निकलती है, सैडल पीक से, कलपोंग रिवर। डक्कन पैसेज दक्षिण अंडमान और लिटिल निकोबार के बीच में, ये भी आपको समझा दिया ढंग से। ठीक है, वेरन द्वीप समूह एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी मध्य मिडिल अंडमान के ईस्ट में है। कहाँ है, यही तो है, कहाँ है, ये मिडिल है। ठीक है, इसके ईस्ट में ये रहा, ये मिडिल की बात करें, यहाँ पे है, यहाँ पे एक वेरन आइलैंड है, वहां पे वेरन ज्वालामुखी है। ठीक है, सेलुलर जेल, ठीक है, ये भी अंडमान निकोबार। ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल अंडमान, ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच में स्थापित है। अभी मैप में भी दिखाया आपको, यहाँ पे है ग्रेट चैनल, ये सुमात्रा द्वीप, ये इंडोनेशिया, ये ग्रेट निकोबार, इसके बीच में क्या है, ग्रेट चैनल। और इसकी स्थापना हुई थी
1956 में सब पहला क्या है, फर्स्ट यूनियन टेरेटरी ऑफ इंडिया, फर्स्ट यूनियन टेरेटरी ऑफ इंडिया क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1956। यहाँ तक हो गया। और इसके जो माउंटेन है, सैडल पीक हो गया, माउंट थुलियट हो गया, माउंट देववन हो गया, सैडल पीक, माउंट थुलियट, माउंट देववन, माउंट हैरियट, ये इसके क्या है, पहाड़ियां हैं, मतलब माउंटेन है। और ज्वालामुखी है, भारत भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन, बैरन हो गया। और नारकोटम कहाँ है, ये मिडिल अंडमान के पूर्व में है। और नारकोटम एक डेड ज्वालामुखी, मतलब जो अभी सक्रिय इनएक्टिव ज्वालामुखी है, कहाँ है, उत्तरी अंडमान के पूर्व में है। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, बस ये याद करो नारकोटम ज्वालामुखी भी है एक अंडमान निकोबार में, और एक बैरन ज्वालामुखी जो सक्रिय है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। आगे देखते हैं। अब हम एक पॉइंट हमारा जो पीछे छूट गया था, जो हमें पहले करें, उसको देख लेते हैं। हम देखते हैं सर, क्या देखते हैं, इंडिया के साउथ मोस्ट नॉर्थ मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इंडिया का अगर मैप बता दें, ये मैप है, ये इंडिया का मैप है, इसमें डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं। सर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ। अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की इंडिया के, वो क्या है, सरकरी। कहाँ है सर, गुजरात में है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, दक्षिणी बिंदु की। सॉरी, सरकरी क्या है, इसे वेस्ट क्या कहते हैं, पश्चिम, पश्चिमी बिंदु सरक्रीक। ठीक है, पूर्वी बिंदु किथुबू, कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, ईस्टर्न। ठीक है, और नॉर्थ में बात करें सबसे ऊपर पॉइंट इंदिरा फॉल, और साउथ में बात करते हैं सबसे दक्षिण इंदिरा पॉइंट, जो भी बताया था, कहाँ है, ग्रेट अंडमान, ग्रेट निकोबार में है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अब जो इंडिया की पूर्व से पश्चिम दूरी है, पूर्व से पश्चिम दूरी कितनी है, इंडिया की जो पूर्व से पश्चिम दूरी है 2933, पूर्व से पश्चिम दूरी 2933। ठीक, और उत्तर से दक्षिण दूरी है 3214, 3214, 2933 कहाँ से होगी, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण 3214। ठीक, कैप कैमोरिन। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, इंडिया की हम बात करेंगे सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा फॉल, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, सबसे पूर्वी बिंदु किथिबू, और सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक गुजरात में है, किथिबू अरुणाचल प्रदेश में है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट ग्रेट, इंदिरा पॉइंट अपना ग्रेट निकोबार में, और इंदिरा फॉल लद्दाख में हो गया। अब अगर क्वेश्चन आता है कि मेन लैंड इंडिया का सबसे साउथ मोस्ट पॉइंट, सबसे दक्षिणी बिंदु, तो उसे कैप कैमोरिन, मेन लैंड इंडिया का सबसे दक्षिणी बिंदु कैप कैमोरिन है। ठीक है, ये है कैप कैमोरिन, ये चीज है। अब देखिए कहाँ है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट इंदिरा फॉल, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किथिबू, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक गुजरात में। नोट, इंदिरा पॉइंट को पहले पार्सल पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। इंदिरा पॉइंट को क्या कहते थे, पार्सल पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट कहते थे। जब इंदिरा गांधी का विजिट करा गया तो यहाँ पे, तो यहाँ के सांसद ने आफ्टर ऑफ डेथ ऑफ इंदिरा गांधी इस नाम को चेंज करके क्या कर दिया, पार्सल पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट को चेंज करके इंदिरा पॉइंट रख दिया। ठीक, और जो उत्तर से दक्षिण की दूरी है 3214 है, और पूर्व से पश्चिम 2933 है। ठीक, और ये मैंने बताया, अगर मेनलैंड इंडिया की बात करें, मेनलैंड इंडिया की सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करेंगे, तब आएगा कैप कैमोरिन। ठीक है, तो आज लेक्चर को यही खत्म करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद, सुरक्षित रहें।